स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे जो आगामी यूपीजीडीसी, जीआईसी और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय काव्य शास्त्र के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनसे पूछे जाने की संभावना भी होती है। यूपीजीडीसी के टेस्ट सीरीज वाले बैच में कल हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 100 प्रश्नों को देखा और उसे हल किया। आज उसी बैच के अंतर्गत ये हम भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। आप सभी मिलान कर सकते हैं अपने प्रश्नों के सही उत्तर। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? किस आचार्य ने ये कहा? ऑप्शन में दंडी, आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखेंगे, इसका सही उत्तर है आचार्य भामह। आचार्य भामह ने काव्य लक्षण के रूप में शब्दार्थो सहितो काव्यम ये पद लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। शब्द और अर्थ से युक्त काव्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य भामह की परिभाषा में कौन सा दोष माना गया है? ऑप्शन में है अव्याप्ति, असंभव, अतिव्याप्ति, पुनरुक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अतिव्याप्ति। यानी आचार्य भामह ने जो शब्दार्थो सहितो काव्यम कहा उसमें अतिव्याप्ति का दोष माना गया है, इसलिए कि शब्द और अर्थ से युक्त ही वाक्य है। कोई भी वाक्य शब्द और अर्थ से युक्त है वही काव्य होगा, ऐसा भामह ने कहा। इसके विषय में आलोचकों का मत है कि शब्द और अर्थ से युक्त तो शास्त्र भी होते हैं, या इसके अलावा अन्य तमाम तरह की जो गद्य पद्यात्मक जो चीज़ें होती हैं उस सब में शब्द और अर्थ की व्याप्ति होती है। तो क्या सभी को, शास्त्रों को भी काव्य माना जाए? तो इस तरह से अतिव्याप्ति का दोष माना गया है उनके इस काव्य लक्षण के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम में सहितो का आशय क्या है? ऑप्शन केवल शब्द, केवल अर्थ, शब्द और अर्थ का सामान्य योग, शब्द और अर्थ का विशेष संगठन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है शब्द और अर्थ का विशेष संगठन, विशेष संगठन। ध्यान रखना है इसको। तो विशेष संबंध जिसमें होगा शब्द और अर्थ का वही काव्य होगा और सहितों से वही तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, आचार्य भामह की परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष इसलिए माना गया है क्योंकि ऑप्शन उसमें रस का अभाव है, उसमें अलंकार की चर्चा नहीं है, उसके अंतर्गत शास्त्र इतिहास सभी आ जाते हैं, या उसमें शब्द को प्रधानता दी गई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है इसके अंतर्गत शास्त्र इतिहास सभी आ जाते हैं। इस कारण इसमें अतिव्याप्ति का दोष माना गया है भामह की परिभाषा शब्दार्थो सहितो काव्यम में। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो भामह के जो काव्य लक्षण के जो उन्होंने पद लिखे हुए हैं उससे प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, शरीरम तावद्दिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, यह कथन किसका है? ऑप्शन आनंदवर्धनाचार्य, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी का ये प्रसिद्ध जो पद है, ध्यान रखेंगे, शरीरम तावद्दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी के अनुसार शरीरम तावद्दिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली में पदावली से क्या आशय है? ऑप्शन काव्य की आत्मा, काव्य का रस, काव्य का शरीर, काव्य का गुण। तो इसमें ये पदावली जो कहा गया है वो क्या है? तो दंडी ने सही उत्तर है काव्य का शरीर कहा पदावली को, कहा कि पदावली जो है वो तो काव्य का शरीर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, इस कथन से आनंदवर्धनाचार्य का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन शब्द ही काव्य है, अर्थ ही काव्य है, काव्य की आत्मा शब्दार्थ से भिन्न है, शब्दार्थ उसका शरीर है, और चौथा ऑप्शन अलंकार ही काव्य की आत्मा है।
तो शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, इसका अर्थ सी सही है। काव्य की आत्मा शब्दार्थ से भिन्न है, शब्दार्थ काव्य का शरीर है। ये बात आनंदवर्धन ने लिखी कि शब्दार्थ तो काव्य का शरीर है लेकिन आत्मा तो उसकी कुछ और है, यानी शब्दार्थ से भिन्न है। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धनाचार्य का संबंध किस ग्रंथ से है? ऑप्शन साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, रसगंगाधर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन का संबंध ध्वन्यालोक से है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, ध्यान रखेंगे विश्वनाथ का। इसके अलावा देखिए काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का। और रसगंगाधर किसका है? कमेंट करके आप बताएंगे रसगंगाधर किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि किस आचार्य का काव्य लक्षण है? ऑप्शन मम्मट, भामह, दंडी, जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है मम्मट। ये मम्मट का कथन है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। इसे याद भी कर लीजिएगा आप लोग, पुनः क्वापि जिसमें है ये मम्मट का है, उन्होंने काव्य लक्षण के रूप में बताया है। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य में कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन दोषहीनता, गुणयुक्तता, अलंकार युक्त शब्दार्थ, अलंकार रहित शब्दार्थ। तो ध्यान रखेंगे आचार्य मम्मट ने जो ऊपर काव्य की परिभाषा दी है, जो हम देख रहे थे, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, उसके अनुसार कह रहे हैं कि दोषहीन होना चाहिए काव्य को, गुणयुक्त होना चाहिए और अलंकार रहित शब्दार्थ भी हो, अलंकार युक्त नहीं। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये मम्मट के अनुसार काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, लेकिन बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का प्रसिद्ध काव्य लक्षण है? ऑप्शन जगन्नाथ, भामह, विश्वनाथ, दंडी। तो ध्यान रखेंगे आचार्य विश्वनाथ का ये कथन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जगन्नाथ जी ने क्या कहा है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, भामह ने शब्दार्थो सविता काव्यम। तो ऐसे इन लोगों के जो काव्य लक्षण है आपको तैयार रखना होगा ताकि आप पहचान सकें। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का मूल तत्व किसे माना है? ऑप्शन अलंकार, रसयुक्त वाक्य, रीति, ध्वनि। तो ध्यान रखना है आचार्य विश्वनाथ ने रसयुक्त वाक्य को काव्य का मूल तत्व माना है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह कथन किसका है? ऑप्शन आनंदवर्धनाचार्य, जगन्नाथ, मम्मट, विश्वनाथ। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ये पंडित राज जगन्नाथ का है, अभी हमने ऊपर जिक्र किया इसका। अगला प्रश्न, पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा पर मुख्य आपत्ति क्या की गई है? ऑप्शन उसमें रस का उल्लेख नहीं है, उसमें गुणों की चर्चा नहीं है, रमणीयता शब्द में नहीं वाक्य में होती है, उसमें ध्वनि का अभाव है। तो मुख्य आपत्ति क्या है? ध्यान रखेंगे रमणीयता शब्द में नहीं वाक्य में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे वाक्यों में रमणीयता होती है, शब्द में नहीं, इसी पर मुख्य आपत्ति की गई है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयता का क्या अर्थ है? ऑप्शन शब्द सौंदर्य, अलंकार वैचित्र्य, लोकोत्तर आनंद की अनुभूति, केवल रसात्मकता। तो जो उन्होंने रमणीयता कहा, रमणीयता का अर्थ है लोकोत्तर आनंद की अनुभूति। लोकोत्तर आनंद की अनुभूति जो काव्य करा दे वही रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य में होता है। अगला प्रश्न है, सहृदय को चमत्कृत कर देने वाली अनुभूति को जगन्नाथ ने क्या कहा है? ऑप्शन अलंकार, रस, रमणीयता, रीति। तो इसका सही उत्तर क्या है? रमणीयता। सहृदय को चमत्कृत कर देने वाली अनुभूति रमणीयता कहलाती है। तो रमणीयता की परिभाषा भी आप यहां से तैयार कर सकते हैं आचार्य विश्वनाथ की, तो सॉरी आचार्य जगन्नाथ की। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कैसे इन विद्वानों के अनुसार, काव्यशास्त्रियों के अनुसार प्रश्न बन सकते हैं।
उसका एक मॉडल रूप आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कविता का प्रथम महत्व किससे संबंधित माना गया है? ऑप्शन, पाठक के आस्वादन से, रस निष्पत्ति से, कवि कर्म के कौशल प्रदर्शन से, अलंकार योजना से। तो कविता के दो महत्व बताए गए हैं। कविता के दो महत्व जो बताए गए हैं उसमें पहला महत्व, प्रथम महत्व किससे संबंधित है, ये हमें यहाँ पे तय करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कवि कर्म के कौशल प्रदर्शन से। ये माना गया कि कविता का प्रथम महत्व यही है कि कवि कर्म का कौशल दिखाई पड़े। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कविता का द्वितीय महत्व किससे संबंधित है? ऑप्शन, कवि की प्रतिभा से, श्रोता या पाठक की आस्वादन प्रक्रिया से, रीति निर्वाह से, शब्द योजना से। तो प्रथम तो हमने देखा कि कवि कर्म का कौशल, और द्वितीय क्या है? श्रोता या पाठक की आस्वादन प्रक्रिया से। अगर आस्वादन नहीं कर पा रहा है श्रोता या पाठक तो काव्य का कोई महत्व नहीं। तो काव्य का दूसरा महत्व श्रोता या पाठक की आस्वादन प्रक्रिया से निर्धारित होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन, अलंकार प्रदर्शन, ध्वनि सिद्धि, हृदय की मुक्ति साधना, लोक शिक्षा मात्र। तो आप समझ सकते हैं हृदय की मुक्ति साधना को ही काव्य का उद्देश्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी से ही संबंधित अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आत्मा की मुक्तावस्था को क्या कहा है? ऑप्शन, रस दशा, अनुभूति दशा, ज्ञान दशा, समाधि दशा। तो इसका सही उत्तर क्या है? आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पूरा कलेक्शन हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवा रहे हैं। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार हम 27 मई तक यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम पर आधारित सभी महत्वपूर्ण जो यूनिट्स हैं उनके प्रश्नोत्तर करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह मत किसका है? ऑप्शन, निराला, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन, अनुभूति, विज्ञान, प्रेम, रचनात्मक ज्ञान धारा। तो ध्यान रखेंगे जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य का संबंध विज्ञान से नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा पदबंध किस आधुनिक कवि आलोचक से संबंधित है? प्रसाद, पंत, शुक्ल, द्विवेदी। तो श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा, इसका संबंध है प्रसाद जी से। जब प्रसाद जी ने जहां पे लिखा है काव्य संकल्पनात्मक अनुभूति है, जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, वहीं पर आगे उन्होंने लिखा कि यह श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। ठीक है, तो उसी कथन का आगे का हिस्सा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे प्रसाद जी का कथन है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी गलत युग्म की तलाश हमें करनी है? भामा शब्दार्थों सहितो काव्यम सही है। आचार्य विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम सही है। दंडी तददोषो शब्दार्थो शब्दामलंकृति पुनः क्वापि, तो अभी हमने ऊपर उल्लेख किया कि जब पुनः क्वापि आएगा लास्ट में तो ध्यान रखना ये मम्मट का है। ठीक है, ये मम्मट का है, इसलिए यही असंगत या गलत होगा। बाकी जगन्नाथ का रमणीयार्थ प्रतिपादिक शब्द काव्यम, ये आप सभी जानते हैं, ये भी सही है। तो जो सही है उन्हें तैयार कर लें, जो गलत है उनका भी हमने बताया कि ये मम्मट का है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है, काव्य को रसात्मक वाक्य मानने वाली परंपरा किस सिद्धांत को अधिक महत्व देती है? ऑप्शन, अलंकार सिद्धांत, रस सिद्धांत, रीति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत। तो ध्यान रखना है, स्पष्ट है रस सिद्धांत से संबंधित है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है,
ये परंपरा रस सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दोषहीन गुणयुक्त शब्दार्थ की अवधारणा किस आचार्य से संबंधित है? तद दोषो शब्दार्थो सगुणामंडलं कृति पुनः क्वापि, और वो क्वापि आता है मम्मट पर। तद दोषो, दोषहीन गुणयुक्त शब्दार्थ, और कभी कभी अलंकारों से रहित जो शब्दार्थ होंगे वो भी काव्य की श्रेणी में आते हैं, ऐसा मम्मट मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम में शरीर शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? बाह्य रूप में, रस रूप में, ध्वनि के और अलंकार के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाह्य रूप। जो शरीर है वो काव्य के बाह्य रूप के लिए यहां पे प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन आधुनिक काव्य दृष्टि से संबंधित है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्यात्मक की संकल्पनात्मक अनुभूति है, तद्दोषो शब्दार्थो शब्दावंती पुनः क्वापि। तो ध्यान रखेंगे ये सब संस्कृत काव्य परंपरा से संबंधित है। आधुनिक काव्य दृष्टि से जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्ति संबद्ध है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रमणीयता को काव्य का मूल आधार माना है? तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें भी दूसरे ढंग से यदि पूछा जाए तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ। तो साथियों, ऐसे प्रश्नों से प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो प्रैक्टिस सेट का महत्व आपको समझ में आता है कि कैसे एक ही प्रश्न को किस रूप में पूछा जा सकता है, किन किन ढंग से पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा यूनिट वाइज अध्ययन हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर रहे हैं। यूपीजीडीसी बैच के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करके प्रतिदिन 100 प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करेंगे। उसके बाद आपके हल करने के बाद आपको आंसर की उपलब्ध कराई जाती है, जिससे आप अपने चुने हुए प्रश्नों के सही उत्तर का मिलान कर सकते हैं और अपनी तैयारी का मूल्यांकन बेहतर ढंग से कर सकते हैं कि आपने जो अब तक तैयार किया, किसी कंफ्यूजन की वजह से, किसी उलझन की वजह से आपने क्या उन प्रश्नों के गलत उत्तर का चुनाव किया। तो ये प्रैक्टिस सेट का महत्व है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप इन्हें समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को सुधार सकते हैं जहां भी उनमें कमी आ रही हो। तो फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।